नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हमने अपने पिछले सेशन में निबंध लेखन से संबंधित कुछ जरूरी बातें जानी और कुछ निबंध के प्रकार भी हमने यहाँ पर जाने कि किस तरह के निबंध को क्या कहा जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम निबंध लिख तो देते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये निबंध का कौन सा टाइप है, जिस वजह से हम उसको उसकी जो असली महत्ता है वो हम नहीं दिखा पाते, यानी कि उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसका जो प्रभाव है वो लोगों में बहुत कम हो जाता है जब हम निबंध लिखते हैं। तो इस तरह से निबंध लेखन हमने सीख लिया और आज हम अपने हिंदी व्याकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपके प्रश्न पत्र का सबसे अहम पार्ट होता है, वो है अपठित गद्यांश, जो आपका 10 नंबर का प्रश्न रहता है। और आप शुरुआत में ही, क्योंकि अपठित गद्यांश में आपको ऐसा गद्यांश दिया जाता है जो आपकी पाठ्य पुस्तिका से नहीं लिया गया है, ये अपठित होता है, आपको उसी समय उसको पढ़ना है, समझना है और उसके बाद उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर देने का आपने प्रयास करना है। तो अपठित गद्यांश क्या होते हैं, अपठित गद्यांशों को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं। तो क्योंकि ये हमारा 10 नंबर का ये प्रश्न रहता है, तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप क्लास 11th के एग्जाम देने वाले हैं, क्लास 12th में आप जाने वाले हैं, तो दोनों क्लासेस के लिए क्लास 11th के एग्जाम देने वाले हैं, तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और क्लास 12th में आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका अपठित गद्यांश, क्योंकि 10 से 15 नंबर का ये आपका एक प्रश्न होता है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा और ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम यहाँ पर एक अपना अपठित गद्यांश जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, अपठित का अर्थ होता है बिना पढ़ा हुआ, जो आपने अपनी पाठ्य पुस्तिका में नहीं पढ़ा हुआ है, जिसको आपने अपने किसी भी बुक में आपने नहीं पढ़ा है, आपको उसी समय वहां पर प्रश्न दिए जाते हैं, उससे संबंधित पहले आपने पढ़ना है, उसको अच्छी तरह से आपने समझना है और तब जाकर आपने उससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। तो यहाँ पर अपठित गद्यांश की बात की है, तो अपठित गद्यांश आपको हल करने में कुछ बिंदु जो होते हैं उनका आपने ध्यान रखना होता है, कुछ बिंदुओं पर आपने ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपठित गद्यांश, ये आपका आज का टॉपिक है, अपठित गद्यांश। और आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या होता है कि आपको जो अपठित गद्यांश को आप पढ़ते हैं, तो उसको सबसे पहले आपने ध्यान पूर्वक पढ़ना होता है, क्योंकि आपने पहले नहीं पढ़ा है और टाइम भी आपके पास केवल 3 घंटे का है, आपने पूरा प्रश्न पत्र हल करना है। तो ये आपका 10 नंबर का है, तो आप ध्यान पूर्वक पहले उसको पढ़ेंगे, उसके बाद उसका अर्थ जो है समझने का प्रयास करेंगे। और दूसरा, उसके बाद जो इसके प्रश्न दिए गए हैं उनको भी आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न कभी भी सीधा सीधा नहीं दिया जाता। प्रश्न अगर आपको अपठित गद्यांश में कुछ बताए जाने की कोशिश की गई है, तो उस विषय में आपको प्रश्न दिया जाता है, तो आपको समझकर उत्तर देना होता है। और दूसरा जो उत्तर है वो गद्यांश पर हमेशा, क्योंकि केवल ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से पढ़ा और अपनी तरह से आप उत्तर दे रहे हैं, उत्तर आपका गद्यांश पर ही आधारित होना चाहिए और उत्तर की भाषा हमेशा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे अपने अपठित गद्यांश को पढ़ते समय। तो देखिए, हमने यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्विचार की एक आवश्यकता, ये आपका यहाँ पर इसके ऊपर हमने निबंध लिखा है। वैसे तो नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो आप
प्रश्न जब आप करते हैं लास्ट में, जब आप अपठित गद्यांश पढ़ते हैं तो उसका जो शीर्षक होता है वो भी आपको सुझाना होता है। तो 2 से 5 नंबर का आपका ये प्रश्न रहता है कि आप उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, यानी कि आपको शीर्षक भी खुद ही बताना होता है। तो देखिए, हम इस गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न मैं आपके लिए यहाँ पर लिखूंगी और आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो जैसे कि हम शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्विचार की आवश्यकता इतनी गहन है कि अब तक बजट, कक्षा, आकार और शिक्षक वेतन और पाठ्यक्रम आदि के परंपरागत मतभेद आदि प्रश्नों से इतनी दूर निकल गई है कि इसको यहाँ से विवेचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि शिक्षा जो है, लोग आजकल के टाइम में आप देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्विचार की एक बार और विचार किया जाए। कहने को तो हमारी शिक्षा जो है बहुत बड़े लेवल पर आकर आजकल आ गई है, बहुत उच्च स्तर पर आ गई है, बहुत अलग अलग तरह से शिक्षण कार्य होने लगे हैं। बहुत एक तरह से कहें तो एक नया शिक्षा के क्षेत्र में एक नया ही युग आ गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं या फिर जो ये वर्चुअल माध्यम से जो आप पढ़ रहे हैं, ये भी एक नया तकनीक आ गया है। तो बहुत अलग अलग तकनीक आ गई हैं शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत आगे शिक्षा का क्षेत्र बढ़ गया है। लेकिन अगर गहनता से देखा जाए तो क्वालिटी जो है वो थोड़ा सा गिर गई है। अब वो क्वालिटी नहीं रही जो पहले के समय में हुआ करती थी। तो देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्विचार की आवश्यकता इतनी गहन है कि अब तक बजट, कक्षा, आकार, शिक्षक वेतन और पाठ्यक्रम आदि के परंपरागत मतभेद आदि प्रश्नों से इतनी दूर निकल गई है कि यहाँ पर इसको विवेचित नहीं किया जा सकता। यानी कि अभी तक जो टॉपिक थे वो थे बजट, कक्षा का आकार, शिक्षक का वेतन और पाठ्यक्रम। लेकिन अब इतने नए नए प्रश्न इसमें खड़े हो गए हैं, इतने नए नए चीजें आ गई हैं कि अब ये जो परंपरागत मतभेद है इनसे काफी आगे निकल गई है ये जो पुनर्विचार की आवश्यकता है। द्वितीय तरंग दूरदर्शन तंत्र की तरह, अथवा उदाहरण के लिए कहें तो धूम्र भंडार उद्योग, जो हमारी जन शिक्षा प्रणाली बड़े पैमाने पर प्रायः लुप्त है। बिल्कुल मीडिया की तरह शिक्षा में भी कार्यक्रम विविधता के व्यापक विस्तार और नए मार्गों की बहुतायत की आवश्यकता है। यानी कि जैसे जो हमारी जन शिक्षा प्रणालियां हैं ये बड़े पैमाने पर प्रायः लुप्त हैं, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर ये नहीं है। और बिल्कुल मीडिया की तरह ही शिक्षा में कार्यक्रम विविधता के व्यापक विस्तार और नए मार्गों की बहुताय आवश्यकता है। जिस तरह मीडिया में होता है कि अलग अलग चीजों में को अलग अलग तरीके से बताया जाता है, अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, तो इसी तरह शिक्षा में भी कार्यक्रम जो विविधता के व्यापक विस्तार और नए मार्गों, यानी कि नए नए तरीकों से जो नए मार्ग हैं उसकी बहुताय आवश्यकता है। अलग नए नए तरीकों से समझाने की, नए नए तरीकों से पढ़ाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दूसरा, केवल आर्थिक रूप से उत्पादक भूमिकाओं के लिए ही निम्न विकल्प पद्धति की जगह उच्च विकल्प पद्धति को अपनाना होगा यदि थर्ड वेव सोसाइटी में शिफ्ट जीवन के लिए विद्यालयों में लोग तैयार किए जाते हैं। शिक्षा और नई संचार प्रणाली के 6 सिद्धांतों पारस्परिक क्रियाशीलता, गतिशीलता, परिवर्तनीयता, संयोजकता और सर्वव्यापकता तथा सार्वभौमिकता के बीच बहुत ही कम संबंध खोजे गए हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो शिक्षा का ये क्षेत्र है, यहाँ पर
केवल आर्थिक रूप से जो उत्पादक भूमिकाओं के लिए ही निम्न विकल्प पद्धति की जगह जो एक उच्च विकल्प पद्धति को हमें अपनाना होगा। और नई जो थर्ड वेव सोसाइटी है उसमें शिष्ट जीवन के लिए, यानी कि एक शिष्टाचार युक्त जीवन के लिए लोगों को तैयार किया जाना है विद्यालयों में। क्योंकि जो नई शिक्षा संचार प्रणाली है, ये 6 सिद्धांतों, कौन कौन से सिद्धांत इसमें? पारस्परिक क्रियाशीलता, गतिशीलता, परिवर्तनीयता, संयोजकता, सर्वव्यापकता और सार्वभौमिकता के बीच बहुत ही कम संबंध खोजे गए हैं। आगे क्या कहा गया है? अब भी भविष्य की शिक्षा पद्धति और भविष्य की संचार प्रणाली के संबंध की उपेक्षा करना उन शिक्षार्थियों को धोखा देना है जिनका निर्माण दोनों से ही होना है। यानी कि जो अब भविष्य की जो शिक्षा पद्धति है और भविष्य की जो संचार प्रणाली है, इसके बीच की उपेक्षा करना, इसके बीच जो संबंध है उसकी उपेक्षा करना उन शिक्षार्थियों को धोखा देने से है जिनका निर्माण दोनों से हो रहा है। यानी कि किस तरह की जो भविष्य की शिक्षा पद्धति होगी और भविष्य की जो संचार प्रणाली होगी, इन दोनों का संबंध, इसकी उपेक्षा करना। आप देख सकते हैं आजकल की जो शिक्षा है वो पूरी तरह से इसी पर निर्भर हो गई है, संचार प्रणाली पर निर्भर हो गई है। तो इसकी अगर हम उपेक्षा करेंगे तो उन शिक्षार्थियों को ही हम धोखा दे रहे हैं जिनका निर्माण इन दोनों से ही हो रहा है। और अगर देखिए सार्थक रूप से शिक्षा की प्राथमिकता में अब माता पिता, शिक्षकों एवं मुट्ठी भर शिक्षा सुधारकों के लिए ही नहीं है। अब जो शिक्षा की जो प्राथमिकता है वो केवल माता पिता के लिए नहीं, या शिक्षकों के लिए नहीं, या मुट्ठी भर शिक्षा सुधारकों के लिए नहीं है, बल्कि व्यापार के उस आधुनिक क्षेत्र के लिए भी प्राथमिकता में है, जब से वहां सार्वभौम प्रतियोगिता और शिक्षा के बीच संबंध को स्वीकारने वाले नेताओं की संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अब जो शिक्षा है और जो नई संचार प्रणाली है, इनको सार्थक रूप से प्राथमिकता इनको अब केवल माता पिता या शिक्षक या मुट्ठी भर जो शिक्षा सुधारक हैं, केवल ये उनके लिए नहीं है, बल्कि व्यापार के उस आधुनिक क्षेत्र के लिए भी है, जो व्यापार के लिए जो आधुनिक क्षेत्र है वो भी इसमें प्राथमिकता में है, जब से एक सार्वभौमिक जो प्रतियोगिता शुरू हुई है किसके? शिक्षा के बीच संबंधों को स्वीकारने वाले नेताओं की जो संख्या है वो बढ़ रही है। और दूसरी प्राथमिकता कंप्यूटर बुद्धि, सूचना तकनीकी और विकसित मीडिया के त्वरित सार्वभौमिकरण की है। और दूसरी प्राथमिकता है कंप्यूटर बुद्धि की, सूचना तकनीकी की और विकसित मीडिया के त्वरित सार्वभौमिकरण की। तो ये जो चीजें हैं, तो ये यहाँ पर इनको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। देखिए आगे, कोई भी राष्ट्र 21वीं सदी के इलेक्ट्रॉनिक आधारित संरचना, एम्ब्रोसिंग कंप्यूटर्स, डाटा संचार और अन्य नवीन मीडिया के बिना 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था का संचालन नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया कि कोई भी राष्ट्र जो है वो 21वीं सदी के इलेक्ट्रॉनिक आधारित संरचना, जो 21वीं सदी जो है इसमें पूरी तरह से लोग जो है वो कंप्यूटर के अधीन हो गए हैं। कंप्यूटर देखिए, हम स्वयं भी हर चीज के लिए हम कंप्यूटर पे, मोबाइल फोन्स पे या फिर अपने गैजेट्स पे हम निर्भर हो गए हैं। तो अगर इनके आधारित जैसे एम्ब्रेसिंग कंप्यूटर्स या डाटा संचार या अन्य नवीन मीडिया के बिना हम 21वीं सदी की जो अर्थव्यवस्था है इसका संचालन नहीं कर सकते, यानी कि इसको नहीं चला सकते। इसके लिए ऐसी जनसंख्या का होना आवश्यक है जो इस सूचनात्मक
आधारित संरचना से परिचित हो, यानी कि शिक्षा जो है वो ऐसी हो कि जो यहाँ पर कंप्यूटर के इस नॉलेज से परिचित हो, कंप्यूटर के इस ज्ञान से परिचित हो, कंप्यूटर के इस ज्ञान से परिचित हो अच्छे से। ठीक उसी प्रकार जैसे कि समय के परिवहन तंत्र और कारों, सड़कों और राजमार्गों, रेलों से सुपरिचित है। जैसे कि इस समय देखिए, बिल्कुल अगर आपको किसी भी रास्ते पर अगर चलना है तो यहाँ पर बताया गया है कि जो 21वीं सदी है उसकी जो अर्थव्यवस्था का संचालन है वो बिना एम्ब्रेसिंग कंप्यूटर्स, डाटा संचार और नवीन मीडिया के बिना नहीं चल सकता। अगर 21वीं सदी में आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें भी आनी चाहिए, ये सारी चीजें भी आपके पाठ्यक्रम में होनी चाहिए। और दूसरा यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो भी इस सूचनात्मक आधारित संचार से परिचित है और ठीक उसी तरह से जैसे कि समय के परिवहन तंत्र, यानी कि जो समय का परिवहन तंत्र है उसमें कारों, सड़कों, राजमार्गों और रेलों से सुपरिचित है। अभी का जो परिवहन तंत्र है वो सभी चीजों से जिस तरह से सुपरिचित है, बिल्कुल उसी तरह से आज के समय में कंप्यूटर के युग में अगर शिक्षा जो चल रही है उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। वस्तुतः सभी टेलीकॉम इंजीनियर्स अथवा कंप्यूटर विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है। वस्तुतः कहने का अर्थ यह है कि सभी को टेलीकॉम इंजीनियर या कंप्यूटर विशेषज्ञ बनने की जरूरत नहीं है, या जैसे सभी को कार मैकेनिक होने की आवश्यकता नहीं है, परंतु संचार प्रणाली का ज्ञान, कंप्यूटर, फोक्स और विकसित दूर संचार को सम्मिलित करते हुए उसी प्रकार आसान और मुक्त होना चाहिए जैसे कि आज परिवहन प्रणाली के साथ है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जिस तरह से हमारी जो एक शिक्षा प्रणाली है उसमें कंप्यूटर का, टेलीकॉम का, दूर संचार का और कंप्यूटर एम्ब्रेसिंग का, डाटा संचार का, इन सभी चीजों का जिस तरह से हमारे जीवन में यूज हो रहा है, उपयोग हो रहा है, जिस तरह से हम इस सब चीजों के आदी हो रहे हैं, इन सब चीजों को अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, तो ये चीजें हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए, ये चीजें हमारी पढ़ाई में शामिल होनी चाहिए। और कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सभी टेलीकॉम इंजीनियर बन जाएं या आप सभी कंप्यूटर विशेषज्ञ बन जाएं। कहने का मतलब ये नहीं कि आप सभी कार मैकेनिक बन जाएं, लेकिन जो कंप्यूटर की संचार प्रणाली का ज्ञान है या दूर संचार प्रणाली जो है इसको अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित करते हुए बिल्कुल उसी प्रकार से आसान और डर मुक्त, कि लोग डरते हैं कंप्यूटर अगर सिलेबस में लेने से कि ये इतना टफ क्यों है, तो ऐसा बनाना चाहिए जिससे कि जैसे हम अपनी परिवहन प्रणाली को समझ जाते हैं तो उसी तरह से इसको भी बहुत ज्यादा आसान और सरल होना चाहिए। अतः विकसित अर्थव्यवस्था चाहने वाले लोगों का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए कि सर्वव्यापकता के नियम की क्रियाशीलता को बढ़ाया जाए, यानी कि सर्वव्यापकता के जो नियम है उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाया जाए। इसका मेन अर्थ यही है। जैसे बढ़ाया जाए वो क्या है, यह निश्चित करना कि गरीब अथवा अमीर सब नागरिकों को मीडिया की व्यापक संभावित पहुंच से अवश्य परिचित कराया जाए, यानी कि हर वर्ग के लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल उच्च वर्ग के लोग या कुछ सेलेक्टेड लोग ही इस तरह की शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं या इस तरह की शिक्षा को अर्जित कर पा रहे हैं। ये निश्चित हमें करना होगा कि गरीब अथवा अमीर सभी जो नागरिक हैं उनको मीडिया की जो व्यापक और संभावित पहुंच है उससे परिचित कराया जाए, यानी कि उससे उन्हें
जरूर उन्हें इस चीज के बारे में बताया जाए। तो अंततः यानी कि अंत में हम इस नई व्यवस्था का अंततः यदि नई व्यवस्था का मूल ज्ञान है, तब सतही बातों की अपेक्षा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लोकतांत्रिक आदर्श सर्वोपरि राजनैतिक प्राथमिकता बन जाता है। यानी कि यहाँ पर कहा गया कि अगर अंततः यदि नई अर्थव्यवस्था का मूल ज्ञान ये है, तब जो सतही बातों की अपेक्षा यानी कि बिल्कुल सतह की जो बातें हैं उनकी अपेक्षा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लोकतांत्रिक आदर्श सर्वोपरि राजनैतिक प्राथमिकता बन जाता है। तो इस तरह हमने यहाँ पर आपका एक पठित जो गद्यांश है वो हमने पढ़ा। तो देखिए हमने इस पर शिक्षा सबसे पहली पंक्ति हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। क्यों कितनी गहन आवश्यकता हमें शिक्षा के क्षेत्र में है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ प्रश्न इस अपठित गद्यांश से बनाएंगे, जिसका उत्तर आप देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न उपयुक्त शीर्षक दीजिए। देखिए प्रश्न आपका इससे बनेगा उपयुक्त शीर्षक दीजिए। आपका प्रश्न 1 है उपयुक्त शीर्षक दीजिए। गद्यांश को आपने पढ़ा, ध्यानपूर्वक समझा। तो उपयुक्त शीर्षक आपने बताना है कि क्या इस शीर्षक इस गद्यांश का हो सकता है, किस विषय पर आपको गद्यांश में बताने का प्रयास किया गया है। अब दूसरा है लेखक का प्रमुख उद्देश्य क्या है या मुख्य उद्देश्य क्या है। लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है। आखिर लेखक इस अपठित गद्यांश को लेकर आपसे क्या कहना चाहता है, क्या उद्देश्य उसका इस गद्यांश को लिखने का है। दूसरा अगला प्रश्न हम इसमें एक और बनाएंगे कि इस गद्यांश का मूल विषय क्या है। इस गद्यांश का मूल विषय क्या है। इस गद्यांश का मूल विषय क्या है। तो ये भी आपने यहाँ पर बताना है। नंबर 4 यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है अंत में, सर्वव्यापकता का अर्थ आपको बताना है। इस गद्यांश के आधार पर सर्वव्यापकता का अर्थ बताइए। गद्यांश के आधार पर सर्वव्यापकता का अर्थ बताइए। अगला प्रश्न एक और हम यहाँ पर प्रश्न बनाएंगे इसमें, शिक्षा की प्राथमिकता किन किन के लिए है। प्रश्न 5 शिक्षा की प्राथमिकता किन किन के लिए है। तो ये भी हमने इस गद्यांश में पढ़ा है, शिक्षा की प्राथमिकता किन किन के लिए है। अगला है एक और प्रश्न हम इससे बनाएंगे, आज
के समय में कैसी संचार प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए? आज कैसी संचार प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए। तो ये कुछ 6 प्रश्न हमने यहाँ पे से बनाए। तो देखिए सभी प्रश्नों का हमने उत्तर देना है। सबसे पहले हमारा प्रश्न इस गद्यांश से बना कि उपयुक्त शीर्षक दीजिए। आपने गद्यांश पढ़ लिया, अब आपको इस गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक बताना है कि क्या शीर्षक हो सकता है। तो सबसे पहली पंक्ति हमने यहाँ पर पढ़ी थी गद्यांश की कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्विचार की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक नई क्रांति आ रही है, बहुत आगे शिक्षा के क्षेत्र में सभी बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार पुनर्विचार की आवश्यकता है। क्यों है वो हमने पूरे इस गद्यांश में पढ़ लिया है और आगे हम इसको प्रश्नों के उत्तर के द्वारा यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपके हिसाब से जो आपको लगता है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से शिक्षा पर पुनर्विचार की जरूरत या पुनर्विचार की आवश्यकता। शिक्षा पर पुनर्विचार की आवश्यकता, ये हम इसको एक टॉपिक का नाम दे सकते हैं कि शिक्षा पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। या फिर आपको पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद कि क्या लगता है कि क्या इसका कोई और शीर्षक भी हो सकता है। मुझे लगता है कि इसका कुछ और शीर्षक भी हो सकता है, क्योंकि हमने पूरा गद्यांश जब पढ़ा तो उसमें हमने संचार तकनीकी और कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी है। तो आप इसके 2 से 3 और जो भी यहाँ पर शीर्षक हैं वो बना सकते हैं। अगर हमें लगता है कि उनको हम यहाँ उत्तर में लिखें तो आप इसके नीचे बाकी के इसके जो शीर्षक आपने सुझाए हैं वो आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है कि लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस गद्यांश को लिखने वाले लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए हमने पूरा यहाँ पर गद्यांश पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना कि लेखक, इस अंश में लेखक का जो मुख्य उद्देश्य है वो है ज्ञान, अर्थव्यवस्था। ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। ज्ञान, अर्थव्यवस्था, संचार माध्यमों के बीच नए गठबंधन के लिए तर्क प्रस्तुत करना चाहता है लेखक। यानी कि वो चाहता है कि कैसे इन सारी चीजों को शिक्षा में सम्मिलित करना चाहिए और कैसा इनका एक तरह से कैसे इनको लाना चाहिए कि जो निम्न वर्ग हो चाहे उच्च वर्ग हो, हर तरह के लोग इसको पढ़ सके, समझ सके। क्योंकि आज की जरूरत बन गया है ये तो सबको पता है, लेकिन हर तरह के लोग इसका लाभ उठा सके, इसके लिए वो गठबंधन के लिए वो बहुत ज्यादा तर्क प्रस्तुत करना चाहता है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर प्रश्न हमने एक और बनाया है कि इस गद्यांश का मूल विषय क्या है। इस गद्यांश का मूल विषय क्या है। देखिए जैसे कि हमने सबसे पहले हमने इस गद्यांश का शीर्षक ही लिखा है कि शिक्षा पर पुनर्विचार की आवश्यकता। तो देखिए इस गद्यांश का मूल विषय ये है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में सूचना और तकनीकी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि सूचना और तकनीकी साथ के साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी इस गद्यांश का मूल विषय बनाया गया है। और देखिए इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। शिक्षा मूल विषय है शिक्षा, सूचना तकनीकी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
अगला यहाँ पर प्रश्न हमने बनाया है, सर्वव्यापकता का अर्थ बताइए। देखिए यहाँ पर एक शब्द इस गद्यांश में आया है, सर्वव्यापकता का अर्थ। सर्वव्यापकता का अर्थ आपको पता होगा, लेकिन हमने गद्यांश के आधार पर कहा है कि सर्वव्यापकता का यहाँ पर अर्थ आपको गद्यांश के आधार पर बताना है। तो देखिए सर्वव्यापकता का अर्थ यहाँ पर इस गद्यांश के आधार पर सभी के लिए माध्यमों की उपलब्धि, यानी कि हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए माध्यमों की उपलब्धि कराना सर्वव्यापकता का अर्थ इस प्रश्न के अनुसार ये है। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न हमने बनाया है, शिक्षा की प्राथमिकता किन किन के लिए है। शिक्षा की प्राथमिकता किन किन के लिए है, तो इस गद्यांश के आधार पर हम उत्तर देंगे। सबसे पहले शिक्षा की प्राथमिकता है माता पिता के लिए, शिक्षकों के लिए, शिक्षा सुधारकों के लिए और साथ ही व्यापार के आधुनिक क्षेत्रों के लिए भी। अगर केवल ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में केवल माता पिता पढ़े लिखे हैं या शिक्षक ने आपको कुछ सिखा दिया या शिक्षा सुधारक जो है वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं या उन्हें सूचना तकनीकी का ज्ञान है या उन्हें बाकी टेक्निक्स का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। आजकल आपको व्यापार के आधुनिक क्षेत्रों में अगर आप हैं तो वहां पर भी आपके लिए शिक्षा जो है वो प्राथमिक है, क्योंकि हर चीज में आप देख सकते हैं कि जो हमारा देश है वो कितनी तेजी से विकसित हो रहा है, कितनी तेजी से अलग अलग चीजों में बदलाव यहाँ पर आ रहा है। तो शिक्षा की प्राथमिकता है माता पिता, शिक्षकों, शिक्षा सुधारकों एवं व्यापार के आधुनिक क्षेत्रों में। देखिए ये जरूर याद रखेंगे, व्यापार के आधुनिक क्षेत्रों में। और इस तरह से अगला प्रश्न है, आज की संचार प्रणाली का ज्ञान होना आज कैसी संचार प्रणाली का ज्ञान होना आवश्यक है। तो देखिए आज हमें ऐसी संचार प्रणाली का ज्ञान होना आवश्यक है जो व्यवहारिक कार्य, यानी कि आपको केवल वो आपको पुस्तकों का ज्ञान ना दे, वो आपको व्यवहारिक ज्ञान जैसे कंप्यूटर का, फैक्स का या बाकी सब चीजों का, जो आपको व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाए, ऐसी संचार प्रणाली का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के युग में। तो यहाँ पर प्रश्न लिख दिए गए हैं, आप लोगों ने उतार भी लिए होंगे अपनी कॉपी में। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास आप अपने शब्दों में करेंगे। तो बच्चों आज हमने पठित गद्यांश यहाँ पर पढ़ना, किस तरह से हम उसको पढ़ेंगे, किस तरह से उसके प्रश्नों को हम अटेंड करेंगे, ये हमने सीखा। अपने बाकी के आने वाले सेशंस में भी हम कुछ और नए अपठित गद्यांश यहाँ पर लाएंगे ताकि आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से आपको समझना है और किस तरह से आपने प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।